गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल आरसी फिजिक्स क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। यानी आपको क्या करना है, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के बारे में बताना है। तो ये जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन को समझाइए। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या दिया हुआ है आपको कि आपको लेना क्या है, एक गोलीय पृष्ठ, और फिर उससे आपको क्या करवाना है, अपवर्तन करवाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक गोलीय पृष्ठ लेता हूँ। तो ये एक क्या है, गोलीय पृष्ठ है। अब मुझे बताओ, ये किसी ना किसी स्फीयर का आपने पार्ट काटा होगा। तो ये जिस स्फीयर का पार्ट है उसका कोई ना कोई सेंटर होगा। तो जो सेंटर होता है स्फीयर का वो क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अर्थात वक्रता केंद्र। और जो इस दर्पण का या जो पृष्ठ है इसका जो सेंटर पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, पोल। और P और C को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब आपको क्या करना है कि इससे अपवर्तन की क्रिया करवानी है। तो मैं यहाँ पर क्या रख देता हूँ, एक ऑब्जेक्ट रख देता हूँ 8 पॉइंट O। तो O बिंदु पर मैंने क्या रखा, एक बिंब रखा। इसका आपको क्या करना है, उससे आपको अपवर्तन करवाना है। तो आपको पता है किसी भी ऑब्जेक्ट की जब आपको इमेज बनानी हो तो कम से कम उस ऑब्जेक्ट से कितनी रेज पास होनी चाहिए, 2 रेज। तो मैं पहली रेज भेज रहा हूँ, ये मान लो पहली रेज है। तो ये रेज आ रही है, इसलिए इसको आप क्या बोलोगे, आपतित किरण। क्या बोलोगे, आपतित किरण। ये मैं मान लेता हूं पहला मीडियम है जिसका अपवर्तनांक है n1, और ये दूसरा मीडियम है जिसका अपवर्तनांक कितना है, n2। दूसरी बात मैं ये मान लेता हूं कि n2 बड़ा है n1 से। बताओ ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि n2 कैसा है, सघन है, और n1 कैसा है, विरल है। अर्थात प्रकाश की किरण कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में प्रवेश कर रही है, प्रकाश की किरण जा रही है विरल से सघन माध्यम में। तो आपको पता है जब भी कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो होता क्या है कि भाई आप प्रकाश की किरण को कहां से कहां भेज रहे हो, विरल से सघन में। इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो वो अभिलंब की ओर मुड़ेगी। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो अभिलंब दिख ही नहीं रहा, अभिलंब कहाँ है। तो देखिए मैं अभिलंब बनाता हूं। अब देखिए ये है क्या, स्पेयर है, और स्पेयर का ये सी क्या है, सेंटर है। तो अगर आप जानते हो तो स्पेयर के सेंटर से अगर कोई भी रेखा आप स्पेयर पर खींचते हो, अर्थात स्पेयर की गोले के केंद्र से उसकी परिधि पर खींची गई प्रत्येक रेखा क्या कहलाती है, अभिलंब का काम करेगी। ये हर एक रेखा कैसी है, अभिलंब है। तो मैं बताओ यहां से एक रेखा पास करवा दूं तो वो किसका काम करेगी, नॉर्मल का, अभिलंब का। तो मैं यहां से एक रेखा पास करवा देता हूं। तो ये जो रेखा है वो क्या है, नॉर्मल है। अब मुझे बताओ कि आपतित किरण नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वो क्या होता है, आपतन कोण। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आई से। ये क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल क्यों है, क्योंकि केंद्र से गोले पर खींची गई कोई भी रेखा किसका काम करती है, नॉर्मल का काम करती है। अब मुझे बताओ, मैंने क्या कहा था कि ये माध्यम विरल है और ये माध्यम कैसा है, सघन माध्यम है। तो प्रकाश की किरण जब विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, विरल से सघन में प्रवेश करती है तो ये नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है। तो ये है नॉर्मल, तो ये किस तरह बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी। तो ये प्रकाश की किरण कहां पहुंच गई, इस बिंदु पर पहुंच गई। अब मुझे बताओ, ये तो एक प्रकाश की किरण थी, अब जानना है इसको कैसे था, ऐसे था, बट ये नॉर्मल की तरह बेंड हो गई। क्यों, क्योंकि ये विरल से सघन में जा रही है। अगर ये सघन से विरल में जाती तो ये नॉर्मल से क्या हो जाती, दूर हट जाती। अब देखिए हम दूसरी रेज की बात करते हैं। अब दूसरी रेज में क्या करवाता हूं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा देता हूं। तो आपको पता है जो भी प्रकाश की किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से यानी वक्रता के अंदर से पास होती है वो वापस उसी रेखा पर क्या हो जाती है, लौट आती है। तो जब आप इसमें वक्रता के अंदर से किरण भेज रहे हो तो बताओ ये दोनों प्रकाश की किरण किस बिंदु पर मीट कर रही है, इस बिंदु पर मीट कर रही है। और जहां दोनों प्रकाश की किरण मीट करती है वो बिंदु क्या कहलाता है, इमेज, अर्थात प्रतिबिंब। तो मैं इस बिंदु को नाम दे रहा हूं आई। आई नाम क्यों दिया, क्योंकि यहां से आपने दो प्रकाश की किरण भेजी और वो दोनों किस बिंदु पर आकर मीट हो रही है, इस बिंदु पर आकर मिल रही है। इसका मतलब यहां पर इसकी क्या बनेगी, इमेज। तो ये क्या है, इसकी इमेज। अब मैं इस बिंदु को नाम दे देता हूं P, और यहां से मैं डॉटेड लाइन से शो कर देता हूं और यहां लिख देता हूं M।
अब मुझे बताओ यहाँ पे ओ पे आपने क्या रखा है, ऑब्जेक्ट अर्थात बिंब रखा है। तो मैंने आपको बताया था कि जो इस मिरर या इस सरफेस का जो सेंटर पॉइंट है उससे ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, यू से, और सेंटर पोल जो पोल होता है उससे इमेज की जो डिस्टेंस होती है उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, v से। तो देखो इमेज यहाँ पर बन रही है, ये रहा इस जो आपने गोलीय पृष्ठ लिया उसका मध्य बिंदु। तो गोलीय पृष्ठ के मध्य बिंदु से इमेज यानी प्रतिबिंब की जो दूरी होती है उसको तो आप v से रिप्रेजेंट करते हो, और इस मध्य बिंदु से ऑब्जेक्ट यानी बिंब की जो डिस्टेंस होती है उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, u से। और दूसरी चीज आप जानते हो कि पोल से वक्रता के अंदर, दूरवश से वक्रता के अंदर के मध्य की दूरी को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, वक्रता त्रिज्या यानी कैपिटल R से। तो बताओ u, v और r में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत। u क्या है, इसके मध्य बिंदु यानी दूरवश से ऑब्जेक्ट की दूरी, v क्या है, दूरवश से इमेज की दूरी, r क्या है, दूरवश से वक्रता के अंदर की दूरी। तो u, v, r मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब देखिए मैं इस एंगल को नाम दे रहा हूं अल्फा, क्या दे रहा हूं, अल्फा। इस एंगल को मैं नाम दे रहा हूं बीटा, इस एंगल को क्या नाम दिया, अल्फा, इसको क्या नाम दिया है, बीटा। इस एंगल को मैं नाम दे रहा हूं आर, और इस एंगल को नाम दे रहा हूं आर, ठीक है। इन दोनों में देखो डिफरेंस है, दोनों आर सेम मत लिख देना। तो ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है बीटा, ये एंगल है आर, और ये एंगल क्या है, आर। अब मुझे बताओ ये तो नॉर्मल के साथ बन रहा है, ये कौन सी किरण है, ये किरण है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वो क्या कहलाता है, अपवर्तन कोण। तो यहाँ जो R है वो कौन सा कोण है, वो है अपवर्तन कोण। क्यों, क्योंकि आप पढ़ क्या रहे हो, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। अब देखिए क्या मैं यहाँ स्नेल का नियम लगा सकता हूं, स्नेल्स लॉ। स्नेल ने क्या कहा, स्नेल ने ये कहा कि n1 sin i इज इक्वल टू होता है n2 sin r। वहां पे n1 क्या है, पहले माध्यम का अपवर्तनांक, i क्या है, आपतन कोण, n2 क्या है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, r क्या है, अपवर्तन कोण। तो मुझे बताओ पहले माध्यम का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है, n1। तो n1 की जगह तो क्या आ जाएगा, n1, साइन की जगह साइन। बताइए आपतन कोण कितना है, ये रहा आपका आपतन कोण कितना है, i। तो i इज इक्वल टू दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक आपने कितना माना है, n2 साइन का साइन। बताइए यहाँ जो अभिलंब के साथ एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, r। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, r। बताओ इस लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ो। फिर मैंने क्या कहा था कि जो आपके सिलेबस में है, जो मिरर है, जो भी आप सरफेस ले रहे हो वो क्या है, बहुत छोटी साइज की है। तो छोटी साइज की होगी तो फिर जो थीटा होगा वो भी तो क्या होगा भाई, छोटा ही होगा, अत्यल्प होगा। और थीटा अगर अत्यल्प है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा। उसी प्रकार टेन थीटा की वैल्यू भी क्या होती है, थीटा। तो क्या मैं साइन आई को आई लिख सकता हूं, यस और नो, यस। तो साइन आई की जगह आप क्या लिख दोगे, आई। उसी प्रकार साइन आर की जगह आप क्या लिख दोगे, आर। बताओ इन दो लाइन में आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, कि थीटा क्या है, बहुत छोटा। अगर थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाता है, थीटा के। टेन थीटा भी क्या हो जाता है, थीटा के बराबर। ही आगे काम आएगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो साइन आई की जगह क्या आ गया, आर। साइन आर की जगह क्या आ गया, आर। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि थीटा क्या है, छोटा। तो बताइए इन दोनों की वैल्यूज में समीकरण में रखता हूं तो देखो मुझे क्या मिलेगा, n1 sin i की जगह i इज इक्वल टू n2 sin r की जगह r। तो इसको आप दे दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या आ गया, n1i इज इक्वल टू n2r। मिटा दूं, आगे देखिए। अब हमारा काम है i और r की वैल्यू फाइंड करना। मैं यहां लिख रहा हूं इस इक्वेशन को कि n1i इज इक्वल टू n2r। इसको आपने दे दिया इक्वेशन 1। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा पहला काम है कि सबसे पहले तो हम i निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे, r। तो इसके लिए देखो आपने 9th क्लास में एक प्रमेय पढ़ी होगी। वो प्रमेय क्या कहती है, वो प्रमेय ये कहते हैं कि अगर इस एंगल का मान x है, इस एंगल का मान y है, और यहाँ जो एंगल बन रहा है वो z है, तो यहाँ से लिखा जा सकता है z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई।
अर्थात त्रिभुज के दो आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण के क्या होता है, बराबर। ये दोनों क्या है, आंतरिक कोण का मतलब जो अंदर बने हुए हैं, और बाह्य कोण जो बाहर बना हुआ है। ये तो देखो त्रिभुज के बाहर ही तो है, तो ये बाह्य कोण है, और ये दोनों कैसे कोण है, आंतरिक कोण है। तो त्रिभुज के दो आंतरिक कोणों का योग किसके बराबर होता है, बाह्य कोण के। तो अब अगर हमें ऐसे त्रिभुज यहाँ ढूंढने, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम आंतरिक कोणों का योग किसके बराबर कर देंगे, बाह्य कोण के। तो देखो मैं पहला त्रिभुज ले रहा हूँ, कौन सा ले रहा हूँ, ओ पी सी। कौन सा त्रिभुज लिया है मैंने, ओ पी सी में। अब देखिए आप कौन सा है त्रिभुज, ये रहा O, ये रहा P और ये रहा C। तो देखिए इसको मैं यहाँ बना रहा हूँ, तो इस त्रिभुज में है क्या, इस त्रिभुज में इस एंगल का मान देखो कितना है, अल्फा, इस एंगल का मान कितना है, बीटा, और ये जो एंगल देखो कितना है, आई। तो क्या बताओ, ये चित्र और ये चित्र आपको सेम दिख रहे हैं दोनों त्रिभुज की। तो यहाँ क्या मैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आई लिख सकता हूँ, यस और नो। ये इक्वेशन दे दो आप दो। यहाँ पे किया क्या कि आंतरिक कोणों का योग किसके बराबर होता है, बाह्य कोण के बराबर। तो त्रिभुज ओपीसी। अब इसी प्रकार आपको दूसरा क्या चाहिए, इस आर की वैल्यू चाहिए। तो ये आर किस त्रिभुज में आ रहा है, इस त्रिभुज में। तो मैं ले लेता हूँ पीसीआई। तो त्रिभुज पीसीआई में देखिए ये किस प्रकार बना हुआ है चित्र, कुछ इस प्रकार बना हुआ है। ये वैल्यू क्या है, आर, ये वैल्यू क्या है, आर, और ये जो एंगल है वो कितना है, बीटा। तो इसमें भी देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि दो आंतरिक कोणों का योग किसके बराबर होता है, बाह्य कोण के बराबर। तो क्या यहाँ से बीटा इज इक्वल टू आर प्लस आर लिखा जा सकता है, यस और नो। आपको कौन सा आर चाहिए, ये आर चाहिए। तो यहाँ से इस आर की वैल्यू क्या जाएगी, बीटा माइनस आर। तो क्या इसको मैं समीकरण 3 दे दूं। तो मैंने यहाँ पे दो त्रिभुज लिए, OPC और दूसरा PCI। इसमें आपने अप्लाई क्या किया, ये प्रमेय किया है कि आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण के क्या होता है, बराबर। तो क्या मैं I की जगह अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूँ, यस और नो। और R की जगह क्या लिख सकता हूँ, बीटा माइनस आर। तो ये दोनों वैल्यूज आप यहाँ पुट कीजिए। तो N1 I की जगह क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू N2। R की जगह क्या है, बीटा माइनस आर। अब इस आप समीकरण को खोल लीजिए। तो क्या आ जाएगा, N1 अल्फा प्लस N1 बीटा इज इक्वल टू N2 बीटा माइनस N2 आर। अब देखिए यहाँ पे भी एक बीटा का पद है, यहाँ पे भी एक बीटा का पद है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका इधर पक्षांतरण कर देता हूँ और इसका इधर पक्षांतरण कर देता हूँ। तो क्या आ जाएगा, N1 अल्फा माइनस N2 आर इज इक्वल टू N2 बीटा माइनस N1 बीटा। देखो यहाँ से बीटा क्या आ रहा है, कॉमन। तो आप क्या लिख दोगे, N1 अल्फा माइनस N2 आर इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बीटा। ठीक है, इसको आप दे दीजिए समीकरण नंबर 4। अब आपका काम क्या है, अब हमारा काम ये है कि हम सबसे पहले अल्फा, आर और बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे और वो इस इक्वेशन में मान रख देंगे और हमारा क्या हो जाएगा, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का डेरिवेशन खत्म हो जाएगा। अब देखिए आपका अब मोटिव क्या है कि आपको अल्फा, आर और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए अल्फा कौन से त्रिभुज में आ रहा है, देखो OPM। कौन सा त्रिभुज में ले रहा हूं, त्रिभुज OPM में क्या अल्फा आ रहा है, इस त्रिभुज में बिल्कुल आ रहा है। तो देखिए इसमें मैं लगाता हूं टेन अल्फा, और आप जानते हो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, लंब बटा आधार। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, लंब बटा आधार। तो अब देखिए त्रिभुज देखिए कौन सा ले रहे हो आप, OPM। इसमें देखो लंब आपको कौन दिख रहा है, PM लंब है जो 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो PM ही बना रहा है। तो क्या आ जाएगा, PM। बताइए आधार कितना है, आधार OM। तो आधार कितना है, OM। लंब कितना है, PM। क्या आप मुझे OM की वैल्यू बता सकते हो, ये तो रहा O और ये रहा M। क्या इसकी वैल्यू को मैं यूं लिख दूं, यूं ही लिखोगे, क्यों लिखोगे, क्योंकि जो ये डिस्टेंस है ना ये तो बहुत ही कम होती है, तो इसलिए आप इसको नगण्य मान के छोड़ सकते हो। तो OM की वैल्यू क्या आ जाएगी, यूं। तो बताइए टेन अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, PM अपॉन यू नहीं आ गई। इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 5। अब उसी प्रकार वो त्रिभुज ढूंढिए जिसमें बीटा आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमें एक तो अल्फा चाहिए, एक क्या चाहिए, बीटा चाहिए, एक क्या चाहिए, आर चाहिए। तो अब देखो बीटा किस त्रिभुज में आ रहा है, इस त्रिभुज में आ रहा है। तो क्या मैं इस त्रिभुज को नाम दे दूं PMC। तो कौन सा त्रिभुज है, PMC में ये रहा P, ये रहा M और ये रहा C। तो इसमें आप फिर लगाइए टेन बीटा।
टेन क्या होता है, लंब बटा आधार। बताइए इस बार भी लंब तो कौन है, पीएम ही है, क्योंकि यही एंगल कितने का बना रहा है, 90 डिग्री का। तो पीएम अपोन वैल्यू क्या लिखोगे आप, एमसी। अब मुझे बताओ mc की वैल्यू कितनी है। मैंने तो क्या कहा कि ये डिस्टेंस, इसको तो आप नगण्य मान के भूल जाओ। तो ये क्या होता है, पोल सेंटर पॉइंट से c की जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, pm अपॉन r। इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 6। तो आपके पास आ गया टेन बीटा। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि अगर थीटा का मान अत्यल्प पर थीटा बहुत छोटा है तो क्या टेन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है, यस और नो, लिखा जा सकता है। तो यहां से मुझे बताओ, तो फिर अगर थीटा बहुत छोटा है यानी एंगल बहुत छोटा है तो फिर अल्फा भी तो छोटा ही होगा ना। तो टेन अल्फा को क्या अल्फा लिखा जा सकता है, यस और नो। अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, पीएम अपॉन यू। आप इसको ना देकर इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 5। उसी प्रकार यहाँ अगर मैं बीटा निकालना चाहूँ तो बताइए बीटा क्या आ जाएगा, पीएम अपॉन आर। इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 6। हमने किया क्या कि जब अगर आपके पास कोण छोटा हो, मतलब एंगल बहुत छोटा है, तो टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, थीटा। तो टेन अल्फा को मैंने क्या लिख दिया, अल्फा। उसी प्रकार टेन बीटा को मैंने क्या लिख दिया, बीटा। अब आपका एक और मोटिव बच गया, कौन बच गया, आर। अब देखिए ये आर किस त्रिभुज में आ रहा है, तो क्या ये इस त्रिभुज में नहीं आ रहा, पीएमआई, सॉरी पीएमआई। तो लगा दीजिए त्रिभुज पीएमआई में टेन आर इज इक्वल टू लंब। तो लंब तो इसका भी पीएम है क्योंकि यही एंगल कितने का बन रहा है, 90 का। तो पीएम अपॉन इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, आई ओ आई या एम आई बोल दो, एम आई। तो पीएम तो पीएम, बताइए एम आई कितना है, एम आई ये डिस्टेंस कितनी है, वी, क्योंकि इसको तो आपने नगण्य मान के छोड़ दिया। तो पीएम अपॉन वी। तो यहाँ से आर क्या आ गया, पीएम अपॉन वी। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 7। तो देखिए आपने अल्फा की वैल्यू भी निकाल ली, कितनी निकाल ली, पीएम अपॉन यू। बीटा की निकाल ली, पीएम अपॉन आर। और आर की निकाल ली, कितने निकाल ली, पीएम अपॉन वी। तो अब मैं क्या करूंगा, 5, 6 और 7 से वैल्यू क्या रखूंगा, 4 में। तो देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं। अब आप यहाँ लिख दीजिए कि इक्वेशन 4, 5, 6 व 7 से, या ऐसे बोल दीजिए कि 5, 6 और 7 की वैल्यू 4 में रखने पर। तो रखिए n1 अल्फा, अल्फा का मान कितना है, पीएम अपॉन यू। तो ये पीएम अपॉन यू माइनस n2, आर का मान कितना है, पीएम अपॉन वी। तो लिख दीजिए पीएम अपॉन वी इज इक्वल टू n2 माइनस n1। बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है, ये रहा बीटा, कितना है, पीएम अपॉन आर। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम, आपने किया क्या, आपने 5, 6 और 7 का मान किस में रख दिया, 4 में रख दिया। मैं मिटा रहा हूं ये सब वैल्यूज। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो देखिए यहां से पीएम कॉमन आ रहा है तो क्या बच गया, n1 अपॉन यू माइनस n2 अपॉन वी, और पीएम क्या आ गया, कॉमन आ गया इधर, n2 माइनस n1 पीएम अपॉन आर। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, कौन हो रहा है, पीएम से पीएम कैंसिल आउट हो गया। तो बताओ यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया n1 अपॉन u माइनस n2 अपॉन v इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। क्यों, क्योंकि pm से pm तो क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब मुझे बताओ इसमें मैंने कब, मतलब इस पूरे डेरिवेशन में कहीं भी साइन कन्वेंशन की बात की क्या, नहीं की। तो चलो आप कर लेते हैं साइन कन्वेंशन, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, चेन परिपाटी। और मैंने बताया था कि साइन कन्वेंशन हम क्यों काम में लेते हैं, साइन कन्वेंशन हम इसलिए काम में लेते हैं कि u, v, f, r इन सब की वैल्यू कब तो पॉजिटिव होगी और कब नेगेटिव होगी, ये बात आपको कौन बताता है, ये बात आपको बताता है साइन कन्वेंशन, कि u पॉजिटिव होगा, v पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो ये बात आपको कौन बताता है, साइन कन्वेंशन। तो मैंने साइन कन्वेंशन का आपको नियम पढ़ाया था कि या तो आप क्या करो, आपतित किरण की दिशा में तो प्लस और उसके विपरीत दिशा में माइनस, या आप क्या कर लो कि जहां से आप दूरियां माप रहे हो वहां डॉटेड लाइन शो कर लो। तो यहाँ आप इस पॉइंट से ही तो दूरियां मापोगे, तो इसके लेफ्ट साइड तो नेगेटिव और राइट साइड क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब मुझे बताओ, सबसे पहले मैं u की बात करता हूं। तो u बताओ इस लाइन के लेफ्ट है या राइट है, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड हमेशा क्या आता है, नेगेटिव। तो क्या आ जाएगा, माइनस u।
अब मुझे बताओ v राइट साइड है या लेफ्ट साइड? भाई v तो इस साइड है, मतलब राइट साइड है, तो v का मान कितना आ जाएगा v। r लेफ्ट है या राइट है? राइट है, तो r की जगह क्या आ जाएगा प्लस r, प्लस v और प्लस r। या ऐसे देख लो कि आपतित किरण की दिशा में चलने पर सभी दूरियां आपको धनात्मक लेनी है और विपरीत दिशा में क्या लेनी है, ऋणात्मक। तो बताइए आपतित किरण की दिशा इस प्रकार नहीं है क्या? अरे भाई किरण तो इसी डायरेक्शन में आ रही है, और देखो r और v तो इसी डायरेक्शन में, बट u क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो u तो किसका हो जाएगा, नेगेटिव, और r और v किसका हो जाएगा, पॉजिटिव यानी धनात्मक। तो u को आप रखना है नेगेटिव और इन दोनों को रखना है प्लस। तो यहाँ वैल्यू रखिए n1 माइनस यू माइनस n2 अपॉन v इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। ये जो डेरिवेशन है वो कहलाता है गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का, ये है फॉर्मूला। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन समझाइए, तो आपको फाइनली ये डेरिवेशन प्रूव करना है, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। यहाँ n2 क्या है, आपने दो माध्यम लिए, पहले माध्यम का अपवर्तनांक n1 है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कितना है n2, या आपने विरल लिया था, ये कैसा लिया था, सघन। v u क्या है, u है जो आपने गोलीय पृष्ठ लिया है उसके सेंटर पार्ट से बिंब की दूरी, v क्या है गोलीय पृष्ठ के सेंटर पार्ट से इमेज की डिस्टेंस यानी प्रतिबिंब की दूरी, और r आप जानते हो r क्या होती है, वक्रता त्रिज्या। आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।